आज की कहानी किसी लड़के की है जिसको कि उसके फादर ने 6 सालों तक एक बंकर के अंदर रखकर उससे करीब ट्रेनिंग करवाया कोलोसल्स का सामना करवाने के लिए। लेकिन ये दुनिया बिल्कुल पीसफुली चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक इस दुनिया के ऊपर कोलोसल्स ने हमला ना कर दिया। वहीं पर इस दुनिया के अंदर जहाँ पर लोगों के पास किसी भी तरीके का सुपर पावर नहीं है, कैसे इन कोलोसल्स का सामना करेंगे। तो ये मानवा तुम्हारा आज तक का देखा हुआ डार्केस्ट मानवा एवर होने वाला है। और बाकी ऑट्स का डिलीवरी मैन इस सीरीज का अभी तक बस 9 ही चैप्टर रिलीज हुए थे, वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए। बाकी ये चैप्टर रिलीज होते ही मैं उसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक पर्सन हमें उसका सिचुएशन बता रहा होता है। पुराने दीवारें जो कि बस टूटने ही वाले हैं, पुराने कुर्सियां जो कि टूट चुके हैं, साथ ही में मच्छर इस जगह पर आते रहते हैं। और ये कहकर वो इंसान उस मच्छर को अपने 2 हाथों से मसल कर अपने जीभ से उसको टेस्ट करते हुए कहता है चीज पहले के जैसा ही करवा है। यही इंसान होता है हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर। इसका कोई नाम नहीं होता क्योंकि इसको अपने नाम से कभी बुलाया नहीं गया। कहता है मैंने अपना पूरा लाइफ इस बेसमेंट के अंदर बिता दिया है। तभी वो हम लोगों से कहता है ये चीज जो कि मैं भी लिख रहा हूँ, तो ऐसे ये चीज एक दिन मैं जब इस जगह से निकलूंगा तब मेरे काम आ जाए। नॉर्मली एक इंसान का इंट्रोडक्शन शुरू होता है उसके नाम से, लेकिन मेरे पास कोई नाम नहीं है क्योंकि मुझे अपने नाम से कभी बुलाया नहीं जाता। लेकिन मेरे पास जरूर से एक नाम होगा जो कि मेरी मदर ने मुझको दिया था। वो कहता है मुझे अलग कर दिया गया था मेरी मदर से जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैं अपने मदर की तरफ देखते हुए ये कह सकता हूँ जिस तरीके से उसने मुझे पकड़ा है, मेरी माँ मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। और यहीं पर उसके बातों को कोई रोकते हुए कहता है तुम्हारे मदर को मरे हुए जमाना बीत चुका है, उसने अपने जान को एक ब्रिज से कूद कर दे दिया था। तभी वो कहता है ये इंसान यही मेरा फादर है, यही वो इंसान है जिसने कि मुझे इस जगह के अंदर बंद करके रखा है। ये बास्टर्ड इसने मुझे इस जगह पर बंद करके रखा है, इसकी वजह से मैं इस हेल्थ से जिंदगी को जी रहा हूँ। अगर मैं इस जगह से भागने की कोशिश भी करूंगा लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि इस जगह पर मल्टीपल दरवाजे हैं और उन सभी दरवाजे के चाबी मेरे फादर के पास ही है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी बाहर जाने नहीं दूंगा। क्या मैंने तुमको इसका रीजन नहीं बताया है क्योंकि तुम्हारा मॉम इसके लिए मर गए थे क्या? क्योंकि उसे डर था जिस वर्ल्ड के अंदर वो जी रही है वहां पर जल्दी एक एपोकलिप्स आने वाला है। जो रीजन मुझे तुम्हें बाहर भेजने से रोक रहा है वो यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, चाहता मेरा बेटा मारा जाए। वो कहता है झूठ, साफ साफ झूठ। मेरी मदर डर चुकी थी एपोकलिप्स से, ये सब कुछ झूठ है। मेरे मदर के बारे में ऐसी बात करने की बात तुम सोचने भी मत। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बकवास के ऊपर बिलीव कर लूंगा जैसे कि कोई एपोकलिप्स आने वाला है? तभी वो कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके ऊपर बिलीव करोगे या नहीं करोगे। लेकिन जो सेल्फ इंट्रोडक्शन तुम लिख रहे हो वो कभी भी दुनिया का लाइट नहीं दिख पाएगा। और ये कहते ही वो उसको जला देता है। वो उसको रोकने की कोशिश तो करता है पर उसको रोक नहीं पाता। वो कहता है तुम्हारे जैसा कोई मेरे फादर के रूप में स्वीकार नहीं करता, तुम्हारे जैसा कोई मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। तभी वो इंसान हंसते हुए कहता है मेरे बच्चे मुझे ऐसा मत बोलो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तभी वो कहता है चलो मुझे फॉलो करो, टाइम हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हम लोगों से कह रहा होता है हमेशा जब मैं इस कॉरिडोर से निकलता हूँ तब मैं कभी भी लाइफ फॉर्म का एग्जिस्टेंट या फिर कोई साउंड में कुछ भी सेंस नहीं कर पाता। मैं और मेरा ये फादर बस हम दोनों ही इस बड़े से बेसमेंट के अंदर रहते हैं और यहाँ पर मेरा एक सेम रूटीन है जो कि मुझे हर रोज फॉलो करना होता है। सेम लेक्चर, सेम ट्रेनिंग, सब कुछ। पर इस जगह पर एक ऐसा चीज है जो कि मुझे इस सिचुएशन के अंदर से निकलने में मदद करती है। इस बोरिंग से जिंदगी के अंदर मुझे थोड़ा फ्री टाइम दिया जाता है जहाँ पर मैं लाइब्रेरी के अंदर जाकर मेरे मनपसंद का बुक्स पढ़ सकता हूँ। भले उस जगह पर काफी सारे बुक्स है पर मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ही पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। यही सोचकर आश्चर्य होता हो इस सनलाइट के बारे में इस बुक के अंदर बोला गया है वो कैसा होगा, वो अगर मेरे शरीर के अंदर पड़ेगा तो मुझे कैसा फील होगा, वो कितना अच्छा होगा इस बेसमेंट के लाइट से। मैं इस पीसफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मुझे बाहर जाना है, सुंदर सिनेरियोस इसको देखना है, मुझे लोग देखने हैं, मुझे लोगों से बात करना है, मुझे उनको अपना दोस्त बनाना है। पर इन सभी से बढ़कर मुझे जो करना है। तभी ये कहते ही उसका फादर उसको जोर से एक लात मारकर उससे कहता है मैंने तुमसे ये पहले ही बोला था बुक्स बस अलाउड है तुम्हारे फ्री टाइम के अंदर।
ओह, तो ये एक सरफेस के बारे में बुक है। वो कहता है कि इतना ज्यादा पैथेटिक तुम अब भी बाहर जाने के सपने देखते हो। या मैंने तुमसे ये चीज नहीं बोला तुम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते? या मैंने तुमसे नहीं बोला है जब एपोकलिप्स आएगा तब ये वर्ल्ड बस ब्लड, इंसानों के चीखे और उनके लाशें बस बचेगी इस वर्ल्ड के अंदर। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम अब तक ये चीज नहीं समझे, ये बेसमेंट तुम्हारे भलाई के लिए ही बना है और यही एकमात्र जरिया है जिससे तुम सरवाइव कर सकते हो। झूठ, दोबारा से वही झूठ। एपोकलिप्स या फिर जो भी हो, उस रीजन की वजह से तुमने मुझे आज तक इस जगह के अंदर अटक कर रखा है। मुझे तुम बाहर जाने नहीं देते और हर रोज मुझे फिजिकली अब्यूज करते हो। कुछ भी हो, मैं इस बेसमेंट को छोड़कर ही दम लूंगा। अब मुझे जो करना है वो है सही मौके का इंतजार। वो मोमेंट जब अपने गार्ड को ड्रॉप करेगा और जब वो डिफेंसलेस होगा, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहीं ट्रेनिंग करवा रहा होता है। वो उसे कहता है तुम इस रेड के अंदर एपोकलिप्स को सरवाइव नहीं कर पाओगे, मॉन्स्टर्स के हाथों से कुछ ले जाओगे। तुमने अभी तक बस 1000 ही पुशअप्स किए हैं, बस और 10 कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर और 10 पुशअप्स नहीं कर पाता, वो नीचे गिर जाता है। उसका बाप उसकी तरफ हाथों को बढ़ाता है, उससे पूछता है तुम मेरी तरफ हाथों को क्यों बढ़ा रहे हो, पर वो अपने हाथों को आगे कर देता है। वो इंसान उसका हाथ पकड़कर उसको दूर फेंक देता है। वो कहता है अगर कभी इंसान तुम्हारी तरफ उसके हाथों को बढ़ाए, कभी उसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। अगर तुम्हें किसी सावधान रहना है एपोकलिप्स के अंदर, वो है ह्यूमंस। यही वो रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, यही वो रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। हर तरीके के कॉम्बैट टेक्निक्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी, फिजिकल माइंड और कुछ भी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रहा हूँ ताकि तुम उस इनवैलिड सिचुएशन के अंदर ह्यूमंस के साथ फाइट कर पाओ जो इंसान तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल होना होगा जिससे तुम अपने बेयर हैंड से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो सको। लगता है तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, अभी तक काफी कमजोर हो, तुम मेरा सामना कभी नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उस जगह से जाने लगता है। जैसे यू पीछे मुड़ता है, वो अपने आंखों को एक जज्बे के साथ खुलता है। वो कहता है केयरलेस, यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये बोलकर वो एक कांच के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो कहता है मैं इसको मार दूंगा और इस जगह से मैं इस की को लेकर भाग जाऊंगा। जब उसने सोच ही लिया था वो उसके फादर को बस मारने ही वाला है, तभी वो अपना सर घुमाता है और काफी किरफी सा स्माइल उसकी तरफ देता है। उसके रूह तो कांप जाते उसके स्माइल को देखकर। उसका फादर काफी खतरनाक तरीके से पीछे घूमता है, टॉर्च करते हुए उसके मुंह पर घुमाकर एक लात मारता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने उसका फादर खड़ा हुआ था। वो कहता है तुम जाग चुके हो, क्या मैंने तुमसे पहली बार ये नहीं बोला था? कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, वरना जो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सब कुछ कोई महत्व तो नहीं रखता, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए तुमको अपनी गलती का पेनल्टी भुगतना होगा। तुमको कल डबल ट्रेनिंग दिया जाएगा और अभी के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो मेरे बच्चे। वो कहता है कुछ ऐसा चीज है जो कि मेरे फादर तक नहीं जानते। जब वो कुछ समय के लिए इस कमरे के लाइट को बंद करते हैं तब किसी भी तरीके का नॉइस इस जगह पर नहीं होता और इसी वक्त अगर मैं फोकस करूं अपने सेंसेस को अपने कान के अंदर, तो फिर मैं सुन सकता हूँ चीजें जो कि मुझसे काफी ज्यादा दूर है। टायरों के घूमने का आवाज, पक्षियां चिल्ला रही हैं, साथ ही में सिटी के अंदर लोगों के चिल्लाने की आवाज मैं सुन सकता हूँ। और इस चीजों से मैं एक चीज को बता सकता हूँ जो मेरे फादर ने बताया था, अभी सोने का टाइम है, असल में अभी सुबह हो रही है। क्या सच में बाहर पीसफुल होगा? लेकिन मेरे फादर हमेशा बोलते हैं एंड आ रहा है, लेकिन वो सब कुछ एक झूठ है मुझे इस जगह पर रोके रखने के लिए। एक दिन मैं जरूर इस जगह से निकलूंगा और अपने मदर को ढूंढूंगा। जब भी मैं अपने बाप से इस बारे में पूछता हूँ हमेशा कहता है मेरी मदर मर चुकी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरी मदर तो जिंदा है, क्योंकि मेरा फादर हमेशा झूठ बोलता है। वो असल में जिंदा है और इस ख्वाब को लेकर वो सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। तभी हम उसके फादर को देखते हैं जो कि कहीं पर चलते हुए जाता है। तभी उसके एक टेलीफोन के अंदर एक फोन आता है। वो काफी खतरनाक नजरों से मोबाइल की तरह देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें मना किया था जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती तुम मुझे कॉल मत करना। वो फोन पे कुछ देर बात करते हैं। वो आदमी बोलता है समय आ चुका है उसको जीने देने के लिए, और ये बोलकर वो टूट पड़ता है। वो जमीन में गिरकर रोने लगता है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सो रहा था। धीरे धीरे उसके आंखों को कुछ दिखता है। उसके सामने उसका फादर खड़ा हुआ था जो कि काफी डेडली सा स्माइल उसकी तरफ दे रहा था और वो चेयर से बंधा हुआ था। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो। वो कहता है वो कोई आंसर नहीं देने वाला, मुझे अपने आप ही कुछ करना होगा। वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको तोड़ भी लेता है। तभी वो
वो धीरे धीरे उसको खोलने लगता है। तभी उसके सामने उसका फादर आते हुए कहता है रुक जा। तभी हर्मेनकेट उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने नहीं बोला था ट्रेनिंग तुम बस डबल करने वाले हो, ये सब कुछ क्या है? प्लान के अंदर चेंज आ चुका है। वो कहता है प्लान के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अच्छा तुम कुछ नहीं करने वाले, बस आज ही नहीं आज से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस इस चेयर के अंदर बैठे रहना होगा तुम्हारी जिंदगी के अंत तक। तो वो कहता है लेकिन तुमने मुझे बोला था तुम मुझे एपोकलिप्स के लिए ट्रेन करोगे, ये सब कुछ क्या है? वो कहता है तुम्हारा ट्रेनिंग ओवर हो चुका है। वो कहता है इसके साथ साथ लिख क्या हो चुका है, ऐसे मैं अपने मदर को कभी नहीं देख पाऊंगा। वो रोने लगता है, वो अपने मन से बिल्कुल टूट चुका था। तभी उसका फादर उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर से उस रस्सी को तोड़ने लगता है। हम देखते हुए वो इंसान पागलों की तरह हंसते हुए उसे एक जोर से लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो उसे उठाते हुए कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैंने तुमसे बोला था ना हिलने को, तो फिर तुमने मूव क्यों किया? हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो कहता है उस समय मुझे क्या हो गया था मुझे खुद नहीं पता, मैं आसानी से और भी मौके का इंतजार कर सकता था लेकिन उस समय मैं बस अपने फादर से हारना नहीं चाहता था। मेरे फादर की तरफ मेरा गुस्सा, वो नजरें जिस इंसान ने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, जिसकी वजह से मैंने इतना सफर किया है, तो भी मेरे हाथों से रस्सियां खुल गई थी। कुछ ऐसा चीज जो कि मैंने कभी फील नहीं किया था, एक एक्साइटमेंट। मैं अपने फादर का रिएक्शन देखने में काफी ज्यादा क्यूरियस था। जो इंसान जिसने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, मैंने जिसकी वजह से मैं इतना सफर किया है, उसका रिएक्शन क्या होता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं था। मैंने सोचा था मेरा फादर गुस्से से उबल उठेगा लेकिन कुछ अलग था। और जो चीज मैंने देखा था वो था आंसू। एक इंसान जो कि अपने आंसू को छुपा रहा था, एक आंखें, एक दुखी इंसान की आंखें जो कि अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसने ऐसा क्यों देखा था मेरी तरफ? और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। लास्ट में एक वर्ड आता है, मैं होप करता हूँ तुम मुझे समझ सकते। तभी उसका फादर उससे कहता है एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए पहला रूल यही है, हमेशा हमारे दिमाग में ये होना चाहिए तुम कभी भी अपने बेसमेंट को नहीं छोड़ सकते। सेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम्स जो कि 126 साल तक अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। कभी न खत्म होने वाला खाने का स्टॉक, साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी। इस जगह को छोड़ने का मतलब यही होगा अपने मौत को कमिट करना। इस वर्ल्ड के अंदर इस बेसमेंट से ज्यादा सुविधाजनक कोई प्लेस इस वर्ल्ड के अंदर अभी तक नहीं है। तो तुम्हारा ड्यूटी यही होगा हमेशा कभी भी अपने बेसमेंट को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए तुम कभी भी अपने बेसमेंट को नहीं छोड़ सकते, तुम नहीं छोड़ सकते मेरे बच्चे। और इसी के साथ उसका आंखें खुल जाता है। और मेन कैरेक्टर हम लोगों से कह रहा होता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मेरे सामने मेरे फादर नहीं थे। कॉन्शियसनेस में आते ही मुझे ये समझ में आ गया था इस जगह पर कुछ गड़बड़ हो रहा है कि इससे पहले मेरे फादर कभी गायब नहीं हुए थे। आज इतने सालों के बाद ये पहली बार हो रहा है जब मैं अपने फादर को मेरे जागने के बाद देख नहीं पा रहा। मेरे डैड तभी गायब होते थे जब मेरे सोने का टाइम होता था, और कल उनका स्ट्रेंज बिहेवियर, आज उनका गायब हो जाना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो कि मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है बेसमेंट के अंदर मेरा ये रिपीटेटिव लाइफ, साथ ही में ये स्ट्रेंज फीलिंग, मैं इसको सेंस कर पा रहा हूँ। आज कुछ शुरू होने वाला है, मेरे सेंसेस मुझे ये बात कह रहे हैं। तभी उसके सामने वो दरवाजा खुल जाता है जिसको देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सामने देखते देखते ही सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये चीज उसके सामने जो भी हो रहा था ये उसको बिलीव नहीं हो रहा। वो अपना टाइम सोचने में बर्बाद नहीं करता है। उसका वो लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी आ चुका था जिसको वो जाया नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो भागने लगता है अपने पूरे दम से। वो भागता रहता है। पता था ये उसके लाइफ के अंदर आने वाला है, वही एक ही अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको इस जगह से जाना है तो फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकता। उसे ये भी पता है अगर उसके डैड ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो कभी भी इस जगह से नहीं जा सकता। वो अपनी मंजिल के पास पहुंचने लगता है, चलते जाता है। हर एक कदम चलने के साथ साथ उसके दिल के अंदर आजाद होने का वो एहसास जाग रहा था जिसको वो जाया नहीं कर पाता, जिस फीलिंग को वो बोलकर जाया नहीं कर सकता। वो बस यही दुआ कर रहा था ऊपर जो उसे लाइट दिख रहा है वो सनलाइट हो। आखिर वो ऊपर आ चुका था। ऊपर आते ही उसे जो नजारा दिखता है इसी चीज का वो कभी सपना देखा करता था। उसके सर के ऊपर सूरज था, चारों तरफ लोगों का खुशहाल जिंदगी, साथ ही में बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे और वो सब कुछ जो कि वो इमेजिन किया करता था। तभी उसके पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है बच्चे तुझे क्या दिखाई नहीं देता? वो पीछे मुड़कर उस आदमी के देखते हुए कहता है एक असली का ह्यूमन
मैंने ऐसा जिंदगी के अंदर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कभी एक असली ह्यूमन को देख पाऊंगा। वो उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात था, अगर उसके फादर ने उसको फिर से पकड़ लिया तो फिर उसको दोबारा से उस नर्क जैसी जिंदगी को झेलना होगा। इसीलिए तो जितने जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा। भले उसको कितने दिक्कतें हो, लेकिन वो दोबारा से उस हेल जैसे जगह पर नहीं जाएगा। अपने मन में यही सोच रहा था, जो ड्रीम मैंने देखा था आज उस ड्रीम को मैं जी पा रहा हूँ। मुझे जिंदगी के अंदर पहली बार ये फील हो रहा है मैं फ्री हूँ। लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है, वो दरवाजे खुल क्यों गए हैं? क्या ये कोई मेल फंक्शन था जो कि सिस्टम के द्वारा किया गया था? लेकिन उसके फादर जो कि उसे कभी अपने नजरों के पार जाने नहीं देते, उसके फादर के द्वारा क्या ये मिस्टेक हो सकता है? क्या बेसमेंट का डोर ओपन होना मेरे फादर का ही कोई प्लान था? लेकिन ये नहीं हो सकता। जिस इंसान ने बेसमेंट को ना छोड़ने का रूल बनाया था वो कैसे ऐसा कुछ कर सकता है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन वो जो चारों तरफ खुशहाल लोगों को देखता है, उसे अपने मन के अंदर एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। वो अपने मन ही मन ये मान लेता है उसके फादर ने जो कुछ उससे बोला था वो सब कुछ एक झूठ था। बाहर बहुत ज्यादा शांति है, ये जगह बिल्कुल पीसफुल है, कहीं पर भी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। वो सब कुछ एक झूठ था। और इसी के साथ साथ मॉन्स्टर एपोक्लिप्स ये सब कुछ सेंस नहीं बनाता। उसके ऐसे कहते ही चारों तरफ की जमीनें कांपने लगते हैं, लोग पैनिक करने लगते हैं, चारों तरफ पंछियां उड़ने लगते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इस पूरी दुनिया को बदल के रखने वाला है। सभी लोग शांति से बैठे हुए थे, तभी वो लोग आसमान के अंदर कुछ ऐसी चीज को नोटिस करते हैं जो कि किसी भी तरीके से लोगों के लिए अच्छा नहीं था। हमें दिखाया जाता है उस मंजर को जहाँ पर अर्थ को प्लैनेट के द्वारा डिवर कर लिया जा रहा था। उस जगह से टेंटिकल साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स का झुंड अर्थ की तरफ अटैक करने वाले थे। ये मॉन्स्टर्स देखने से ही रूह को कपाने वाले है। सभी लोगों के दिमाग के अंदर कुछ काम नहीं कर रहा था। लोग बोलते हैं क्या ये मून है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई मून नहीं है। लोगों के अंदर खौफ का डर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था उनके सर के ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये लोग ये सब नहीं देख पा रहे हैं? उस खतरनाक आंखों को दिखाया जाता है एक डेंजरस मॉन्स्टर को जो कि अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा था। ये मॉन्स्टर देखने में किसी क्लोसर से कम नहीं था। हम देखते हैं ऐसे मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड अर्थ के सतह पर आ रहा था। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को दिखाया जाता है कि हमें ये चीज एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं बेसमेंट को कभी मत छोड़ना, ये प्लान सबसे बेहतर होगा एपोक्लिप्स के अंदर। लेकिन अगर हमारा बेसमेंट एनिमीज के सामने एक्सपोज हो जाता है तभी रूल नंबर 1 अप्लाइड नहीं होगा, तुरंत से तुरंत उस जगह से भागना होगा। हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स उस होल की मदद से उस बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं। देखते हैं ये मॉन्स्टर्स लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, ट्रिलियंस के तादाद में थे और हर एक मंजर इंसानियत को खत्म करने के पीछे लगा हुआ था। में से एक भी मॉन्स्टर काफी है इस पूरे सिटी को तबाह करने के लिए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है, जब तक एक मॉन्स्टर एक इंसान को जिंदा निगल नहीं जाता। उसके निगलते ही लोग पैनिक करने लगते हैं। उनको समझ में आ चुका था ये अर्थ का एंड है। इसी ये चीज का एहसास होते ही वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको की सिचुएशन का अंदाजा अब तक नहीं हुआ था और इसका अंजाम स्वरूप मॉन्स्टर्स उन लोगों को खाने लगते हैं। वो मॉन्स्टर्स बेरहमी से लोगों को मारने लगते हैं जैसे कि ये कोई प्रेडिक्टर छोटे कीड़ों को अपने हाथों से मसल रहे हैं। वो इंसानों को गाजर मूलियों की तरह काटने लगते हैं। वहीं पर इस सिचुएशन के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह पर रुक चुका था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में उसका साथ छोड़ दिया था। इसी सिचुएशन के अंदर उसको अपने फादर की बातों को याद आता है। उसके फादर ने उससे कहा था जब एपोक्लिप्स आएगा ये जगह एक बैटल फील्ड के अंदर बदल जाएगा। चारों तरफ इंसानों के लाशें, खून से रंगा हुआ जमीन और आखिर में उनका चिता ही बस बचेगा। और इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है उन खतरनाक एंटिटीज को जो कि इस अर्थ को दबा करने का काम शुरू कर चुके थे। वो बस एक ही झटके में एक एक सिटी को बर्बाद करने लगते हैं और यही होता है एपोक्लिप्स का शुरुआत। एपोक्लिप्स शुरू हो चुका। वहीं पर हमें दिखाया जाता है ऊपर से लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, ट्रिलियंस की तादाद में मॉन्स्टर्स नीचे आ रहे होते हैं। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरते हुए कहता है मेरे फादर बिल्कुल सही थे जब वो कह रहे थे एपोक्लिप्स आ रहा है और हमें इसके लिए ट्रेनिंग करना होगा। वो हमेशा सही थे पर मैं ही गलत था और अब इसका यही मतलब बनता है मेरी मदर भी अब मर चुकी है। उसी के ही पीछे लोग मौत के डर से भाग रहे थे, इधर उधर अपने आप को धक्का दे रहे थे। किसी को भी दूसरे के लाइफ का बिल्कुल चिंता नहीं था। वो लोग बस अपने लाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और उन्हीं के यहाँ अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि टूट चुका था अंदर से, उसके पास जिंदगी के अंदर जीने के लिए कोई मकसद नहीं था।
वो बस मरने का ही इंतजार कर रहा था। वहीं पर जिस इंसान को वो डेविल समझता था, वो इंसान असल में फरिश्ता बनकर उसको मदद करने के लिए आ चुका था। वो उसका डैड उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। वो उससे कहता है बिल्कुल रुकना मत, अपने पैरों को चलाते रहो। और उनके ही सामने मॉन्स्टर एक इंसान को निकल जाते हैं। वो दोनों फुल स्पीड के अंदर भागने लगते हैं। उनके सामने भी मॉन्स्टर था, इसलिए वो दोनों साइड से जम कर निकल जाते हैं। वहीं पर मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे मुझे कोई मदद करो, मैं आज इस जगह पर मरने वाला हूँ। और तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर का झुंड आ रहा था जो कि उन लोगों को निकलने ही वाला था। सभी लोग कहते जल्दी से भागो। वो दोनों भाग रहे थे और उनके पीछे मॉन्स्टर्स लोगों को निकल रहे थे जिंदा। हमारा मेन कैरेक्टर इन चीजों को देख रहा था। उसका फादर से कहता है भागते रहो, पीछे मत देखना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर ऐसे ही हम भागते रहे तो फिर मॉन्स्टर्स हमें पकड़ लेंगे। उसका फादर कहता है अपने मुंह को बंद करो और भागते रहो, ये एक ही रास्ता है जो कि इस शहर के बाहर जाता है। वहीं पर उस ब्रिज के नीचे से मॉन्स्टर ब्रिज के ऊपर हावी होने लगते। वो मॉन्स्टर्स इंसानों को जिंदा निकल रहे थे। तभी हम देखते कि मॉन्स्टर्स उनके बहुत पास पहुंच चुका था। तभी एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को तोड़ देता है। वो दर्द के अंदर रोने लगता है। तभी उसके फादर एक ईंट उठाकर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल के ऊपर मार देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दर्द के अंदर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी करके भागना होगा। मुझे रियलाइज हो रहा है मैं कौन सी सिचुएशन के अंदर अभी हूँ, मैं भी रुक नहीं सकता। ये बोलकर वो भागने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके फादर से कहता है आप भाग जाइए यहाँ से, मैं भाग नहीं पाऊंगा। मेरा पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस जगह से भाग जाइए। ऐसे के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का बचपन से अब तक का मेमोरीज सिखाया जाता है। वहीं पर उसको ये भी याद था उसका फादर जो कि उसकी कभी परवाह नहीं करता, वो इस जगह से भागने वाले हैं। तभी उसके फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम अभी तक नहीं उठ रहे, जल्दी से उठ जाओ। वो अपने फादर से कहता है नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप जल्दी से चीजें भाग जाइए वरना आप मारे जाएंगे। उसका फादर कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है सर्वाइव करने का। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास कोई प्लान नहीं है। और इसी के साथ उसके अपने फादर का रोता हुआ चेहरा याद आता है। तभी उसको उसका फादर उठाते हुए पीछे की तरफ धक्का देकर कहता है जल्दी से इस जगह से भाग जाओ। तभी वो कहता है तुमने अभी तक मुझे अपना प्लान नहीं बताया, जल्दी से मुझे अपना प्लान बताओ। तभी वो अपने हाथों के अंदर कुछ चीजों को नोटिस करता है। तभी उसका फादर उससे कहता है अभी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जल्दी से इस जगह से भागो। तभी वो कहता है मैं समझ गया, और ये बोलकर जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागने लगता है। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ साफ नजर आ रहा था, पर वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भाग रहा था। और उसके किनारे पर पहुंचते पहुंचते वो ब्रिज टूटकर नीचे बिखर जाता है और वो पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कहता है डैड ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये ब्रिज टूट गया? तो वो इसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? तुमने मेरे पूरे जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था और आज तुम इस वक्त पर मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। अब मैंने जीने का मकसद ही नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? जो भी मैंने सपना देखा था जमीन कैसा होगा, अब मैंने सब कुछ देख लिया है। ये चीज बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो कि मैं सोच रहा था। चारों तरफ लोगों के खून, मौतें और मॉन्स्टर्स, ये वो चीज नहीं है जो कि मैंने सोचा था। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ तुम इतने दूर तक क्यों चले गए मुझे बचाने के लिए? क्यों ओल्ड बास्टर्ड, तूने ऐसा क्यों किया? अब मैं इस एल्ड से वर्ल्ड के अंदर अकेला क्या करूंगा? मैंने जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। तब उसको याद आता है उसके फादर ने उसको कुछ दिया था मरने से पहले। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब मैं बस अपने मौत के इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मदर अब तक जिंदा है और इस सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसा कुछ पता लगा है जिसके बाद मुझे जिंदा रहना ही होगा। मुझे जिंदा रहना ही होगा, कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना होगा। मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैं मेरे मॉम को ढूंढ कर ये दम लूंगा। पर मैं ऐसा करूंगा कैसे? मैं करूंगा कैसे? तभी उसको अपने फादर की एक मेमोरी आती है। अगर एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया तो फिर ह्यूमंस के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर तुम ऐसे सिचुएशन के अंदर पले बड़े हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो कि तुम हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर कोई डेंजर सिचुएशन आया तो फिर तुम्हारे सरवाइव करने के चांस उन लोगों से बहुत ज्यादा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रेजेंट के अंदर वापस आता है। वो कहता है वो सारी बातें, क्या वो सब कुछ झूठ था? अब जब मैं सिचुएशन के अंदर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? लगता है मैं जिस जगह पर मरने वाला हूँ। तभी उसको अपनी फादर का झलक दिखता है। उसका फादर उससे कहता है क्या वो सब कुछ बेकार हो गया है जो कि मैंने तुमको सिखाया था? कि वो सब कुछ बेकार था। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उसके फादर के सारे सिखाए हुए टेक्निक्स याद आने लगता है और उस चीज का इस्तेमाल करते हुए उसने काफी आराम से उसके अटैक को डॉज कर लिया था। तभी वो धुएं से बाहर निकालते हुए कहता है अब मैं कैसे सर्वाइव करूं? वो मॉन्स्टर उसकी तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगता है। उसको काफी डर लग रहा था पर उसको अपने डर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। तभी उसको अपने फादर की बात याद आती है। उसका फादर उससे बोल रहा होता है अगर कभी मौत और
जिंदगी से तुम्हारा कभी सामना हो, तुम्हारे पास हमेशा अपर हैंड रहेगा दूसरे लोगों से, क्योंकि तुम्हें पता है सरवाइव कैसे करते हैं। ये सोचते ही उसके अंदर हिम्मत आ जाता है। वो कहता है मैं सरवाइव करके ही रहूंगा। ये बोलकर अपने फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ चुका था। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो दौड़ के जाकर उस कील को अपने हाथों से उठा लेता है और तभी वो खतरनाक से जंप कर उस मॉन्स्टर के सर के अंदर उस कील को घुसा देता है। और यही से शुरुआत होती है एक लेजेंड की। फिर हम देखते हैं शहर के अंदर सारे मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और पूरे शहर को 2 मिनटों के अंदर एक बैटल फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। एक ऐसा जंग जो कि ह्यूमंस का एक न्यू एरा स्टार्ट करने वाली थी। उसके बाद हम देखते कुछ सर्वाइवर्स को, जो कि उनमें से एक सर्वाइवर कहता है सर मुझे लगता है अब तक कॉप्स को कोई एक्शन ले लेना चाहिए था, पर अब तक कुछ नहीं हुआ और हमारा खाना भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। चलता रहा तो फिर हम जल्दी ही मरने वाले हैं। तभी एक लड़की बोलती ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, हम लोग जल्दी मर जाएंगे। तभी एक आदमी आकर उससे बोलता है लड़की तुम हम सभी लोगों को काफी अनकंफर्टेबल फील करवा रही हो। तभी लड़की कहती है मैं तो जोर से बात बिल्कुल नहीं कर रही। वो आदमी कहता है मेरा मतलब उससे बिल्कुल नहीं था, तुम एक मरे हुए इंसान के साथ बात कर रहे हो। हम देखते वो लड़की एक मरे हुए इंसान के साथ बात कर रही थी और ये चीज उन सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। इंसानों का दिमागी हालत इस तरीके से खराब होने लगा है। वो आदमी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जल्दी ही मैं पागल होने वाला हूँ। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है सर मैंने पूरा एरिया चेक कर लिया पर मुझे कुछ भी खाना नहीं मिला। वो आदमी कहता है मुझे भी कुछ नहीं मिला। क्या तुमने बिल्कुल अच्छे से ट्राई किया था खाना ढूंढने की? जो भी हो तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम एक काफी अच्छी लड़की हो। तो वो लड़की कहती सर मैं एक जगह चेक करने को भूल गई हूँ, मैं उसको चेक कर आती हूँ। मैं अभी भी एक जगह चेक करने भूल चुकी हूँ, मैं उसको दोबारा चेक करती हूँ। तब तक के लिए आप बिल्कुल अपना आशा मत छोड़िए। वो आदमी कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस सिचुएशन के अंदर जब इंसान कुछ सोच नहीं पा रहा अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वहीं पर तुम लोगों की मदद कर रहे हो। तुम्हारे जैसा कोई पर्सन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो लड़की कहती है तुम जितना सोच रहे हो मैं उतना भी ग्रेट नहीं हो। तभी वो लड़की उस एरिया को सर्च करते कहते कबल के पास आकर पहुंचती है। वो कहती है क्या तुम लोगों को कोई खाना मिला है? वो लोग कहते हैं हाँ हमें खाना तो मिला है। और ये कहते ही वो लोग काफी बेशर्मी के साथ वो खाना दोनों ही एक ही बार में सपाचट कर देते हैं। तुम लोगों को जो भी खाना मिलेगा वो खाना सभी के साथ शेयर होगा। तो वो लड़की कहती है ये बोरिंग प्रॉमिस मैंने नहीं किया था और ये तुम लोगों का डिसीजन था, मैं इसको नहीं मानने वाली। तो वो लड़की कहती है इस वक्त का क्या, जब तुम लोगों ने हमारे हिस्सों से खाना खाकर अपने पेट भरा था उसका क्या? तभी वो दोनों कहते हैं हमें तो कुछ ऐसा याद नहीं है जब लोगों ने तुम लोगों का खाना खाया था। तभी वो लड़की कहती है तुम दोनों बेशरम, तुम लोगों को शर्म नहीं आता क्या? मैं तुम लोगों का रिपोर्ट दूसरे लोगों से करूंगी। तभी वो लड़का कहता है तुझे क्या लगता है हम लोगों ने हाथों पे चूड़ी पहन कर रखा है, काफी अच्छी से दौड़ सकती हो? तभी उस जगह का जमीन हिलने लगता है। वो लोग कहते हैं क्या ये लोग मॉन्स्टर आने वाले हैं, लेकिन ये आवाज बहुत ही दूर से आ रहा होता है। वो लड़की कहती है ये आवाज बहुत ही दूर से आ रहा है इसीलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन वो हम देखते वो लड़की डर के मारे जमीन के अंदर बैठ चुकी थी। वो लड़का कहता है तेरी सारी हैकरी निकल गई, अभी तो कुछ देर पहले बहुत ज्यादा बक रही थी, अब क्या हुआ? अब सारी हैकरी निकल गई क्या? तभी उसको एक मलबे के नीचे कुछ खाना दिखता है जिसको कि वो उठा लेती है। उसके बाद वो उस आदमी के पास लौट चुकी थी। वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई खाना मिला? वो लड़की जिसके पास अभी खाना तो होता है लेकिन वो अभी उसको ये चीज पता चल चुका है अगर उसको सरवाइव करना है तो फिर उसे अपने बारे में बस सोचना होगा। वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं मिला। वो आदमी कहता है ठीक है मुझे पता है ऐसे ही होने वाला था, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है सरवाइव करना, हम जब तक जिंदा है तब तक हम खाना जरूर से ये इकट्ठा कर लेंगे। और वो अभी कह ही रहा था तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर के नीचे दब चुका था। वो उस लड़की से मदद मांगता है लेकिन वो लड़की उसकी मदद ना कर उससे कहती है मुझे माफ कर देना। ये बोल से दौड़ने लगती है। वो चिल्लाते रह जाता है मुझे कोई मदद करो। तभी उस लड़की के पीछे पीछे वो दोनों लोग भी भागने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी भागना होगा। फिर वो कहते हैं रुको, हमारे सामने भी एक मॉन्स्टर है, ये हमारे लिए रास्ता बनाएगी। जब ये मॉन्स्टर उसको खा रहा होगा तब हम बीच से निकल जाएंगे। कितनी ज्यादा बेवकूफ लड़की है ये, हम देखते हैं। लेकिन वो लड़की उस मॉन्स्टर के साथ टेंटिकल से बचकर एक भी उसको अटैक
तभी वो लड़का और लड़की ये दोनों इसको देखकर काफी शॉक हो चुके थे। वो लड़का कहता है तो फिर ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। उसके बाद वो एक जगह पर आकर बैठती है और उसके पास ही में एक लड़का का यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसको देखकर ये डर जाती है और अगले ही मोमेंट ये उसको पता चल जाती है ये अभी जिंदा है। लेकिन तभी उस जगह पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर ये डर जाती है। वो जगह से भागने वाली थी तब उसका मेन कैरेक्टर के ऊपर दया आ जाती है, इसलिए वो उसको भी उस जगह से हटा लेती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है लगता है मैं इस बार मरने ही वाली थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का आँख खुल जाता है। वो कहता है तुम कौन हो लड़की, तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? तभी लड़की कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुमको उस मॉन्स्टर से बचाया है, वरना वो मॉन्स्टर तुम्हें देख लेता और मार देता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पापा के बातों को याद आता है। वो कहता है कि फादर ने उसको बोला था हमेशा ह्यूमंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है और जितना हो सके ह्यूमंस से दूर रहना है। ह्यूमंस हमेशा तुम्हारी पीछे से वार करने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेज उस फादर को जो कि उससे बोल रहा होता है कभी ह्यूमंस के ऊपर ट्रस्ट मत करना, वो हमेशा तुम्हें मार देंगे। एज लॉन्ग अगर डैड सही हुए तो फिर मैं इस जगह सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे ह्यूमंस से दूर रही बरकरार रखनी होगी। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लूं? ओह शिट, मुझे काफी भूख लगी है। मैंने लास्ट टाइम अगर कुछ खाया तो वो था 4 दिन पहले बेसमेंट के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कम खाना था और मैं इतने टाइम से अपने एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। तभी आउट ऑफ नोवेयर लड़की कह बैठती है मेरे पास कोई खाना नहीं है। मेन कैरेक्टर से बोलता है मैंने तुम्हें पूछा भी नहीं किसी खाने के बारे में। लड़की हिचकिचाते हुए कहती है नहीं मुझे ऐसा लगा कि तुम काफी भूखे हो गया इसलिए तुम मुझे पूछने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल दिया। और ये बोलते ही उसके पॉकेट से उसका खाना निकल जाती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है क्या ये चीज कोई खाना है? लड़की कहती है नहीं ये कोई खाना नहीं है, ये तो बस कुछ नहीं है। हाँ मेन कैरेक्टर कहता है हाँ लगता है मैंने मिस्टेक कर दिया। तभी लड़की अपने मन में सोचने लगती है कितना तो उल्लू ये लड़का, ये क्या कोई इडियट है, ये खाने को देखकर पहचान नहीं पा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है तू पागल लड़की, तुझे क्या लगा है कि मैं तेरे बातों के ऊपर विश्वास कर लूं? मैं ह्यूमंस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तभी मेन कैरेक्टर कहता है इसके रिएक्शन को देखकर तो ऐसे लग रहा है ये असल में खाना ही है। अगर इसने मुझे अच्छे तरीके से खाना नहीं दिया तो फिर मुझे इसे जरूरत से मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए खाने को लेना होगा। और मेन कैरेक्टर ये करने ही वाला था तभी लड़की उसको उसका खाने का आदत शेयर करती है। वो कहती है ये लो इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो मेन कैरेक्टर काफी हैरान हो चुका था। वो कहता है तुम मुझे खाना क्यों देना चाहती हो? मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ। वो लड़की कहती है तुम काफी भूखे दिख रहे थे इसलिए मैं तुम्हें ये खाई हूँ। तो मेन कैरेक्टर सोचता है क्या इसे ये चीज नहीं पता, इस चीज से ये डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएगी। तभी लड़की कहती है मैं तुम्हें ये चीज फ्री में नहीं देने वाली, तुम्हें इसके बदले मुझे 4 फूड देने होंगे। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर ये मेरे साथ एक सौदा कर रही थी। मेन कैरेक्टर सोचता है ह्यूमंस काफी ज्यादा अजीब क्रिएचर से। इसके बाद वो उससे कैसे जाने लगता है। वो लड़की उससे पूछती है तुम इस सिचुएशन के अंदर जा कर रहे हो? और मेन कैरेक्टर कहता है मैंने अब खाना खा लिया इसलिए मैं इस जगह से जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है ये मेरा नेबरहुड है इसलिए मैं इस जगह के हर एक कोने को जानती हूँ और अब सारी जगह मॉन्स्टर से घिर चुके हैं और सारी जगह पर मॉन्स्टर्स ही है। तो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है क्या तुम इस जगह को जानती हो? तो लड़की मेन कैरेक्टर से पूछता है तो फिर क्या तुम सब्बे की तरह ये चीज जानती हो क्या? उसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस जगह पर जा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है मैं सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गई इस इडियट के साथ, अगर मुझे ये चीज पहले पता होता तो फिर मैं इस लड़के को खाना ही नहीं देती, मैं उसको खुद ही खा जाती। लेकिन उसको एक पास की बात याद आती है जहाँ पर वो उस लड़के से पूछती यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है तुम सबवे को क्यों ढूंढना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है अब सारे जगह पर मॉन्स्टर्स है जिसलिए हमारा नॉर्मल रास्ते से जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा मौत को चुनौती देना। लेकिन हम सबवे की मदद से काफी आराम से एक जगह से दूसरे ट्रेवल कर सकते हैं। जमीन के नीचे होने के कारण मॉन्स्टर हमें लोकेट भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे सबवे पे जाना है। और ये कहते हुए सोचती है ये लड़का काफी अजीब है पर इसने जो कहा मुझे इसके अंदर दम लगा और मुझे लगता है और मुझे ऐसा लगती है कि पता है मुझे वो चीज नहीं पता। तभी वो लोग उसके डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वो लड़की कहती है ये सब वे इधर ही है, बस हमें उसका एंट्रेंस नहीं मिल रहा। वे मेरे कहता है मुझे पता है तुम लड़की तुम काफी घटिया हो, तुम मुझे फंसाना चाहती हो। तभी लड़की काफी गुस्से में कहती है ऑब्वियसली ये सब वे नहीं है, मुझे उसके एंट्रेंस कब ढूंढना होगा, जरा यही पर इंतजार करो मैं उसको ढूंढती हूँ। तभी उनके पीछे से एक इंसान आते हुए कहता है वो इंसान एक बुढ़ा इंसान होता है, वो एक बुढ़ा इंसान होता है जो कि उन लोगों से कहता है मुझे कुछ अजीब फील हुआ था इसलिए मैं इस तरफ आया, पर मुझे क्या पता था इस जगह पर मुझे ह्यूमंस मिल जाएंगे, तुम लोग तो जिंदा भी हो। अब मैं से पूछता है कौन हो तुम? जान पहचान तो बाद में हो जाएगा, अभी मुझे फॉलो करो। तभी कहता है तुम लोग, तभी कहता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी कहता है क्या तुम लोग इसी चीज को नहीं ढूंढ रहे थे? हम देखते हैं वो सबवे के अंदर जा रहे होता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जिसको देखकर हम मेन कैरेक्टर बिल्कुल कतई शौक हो चुका था। तभी वो बुढ़ा इंसान कहता है मुझे अभी वो चीज याद है
जब मैं बाहर था और मॉन्स्टर्स ने बिना किसी वार्निंग से इस दुनिया के ऊपर अटैक कर दिया था, तब मैं काफी लकी था, इसलिए मुझे ये जगह मिल चुका था, जिस वजह से मैं इस जगह छुप कर मेरी जान को बचा पाया दूसरे लोगों को फॉलो कर कर। और तभी मैं ऊपर कुछ चेक करने के लिए गया था, पर तभी मुझे ये चीज नहीं अंदाजा था, पर मुझे इस चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं था मुझे 2 जिंदा आदमी मिल जाएंगे। और ऐसे मैं तुम लोगों से मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक सबवे को अपना बेस बनाना चाहता था, पर लेकिन ऐसा देखकर लगता है इस जगह काफी ज्यादा ह्यूमंस है, वो ह्यूमंस जो कि अपने आप को भी पावरलेस फील कर रहे हैं और अपने डिजायर्स को अपने पर हावी होने दे रहे हैं, वो ह्यूमंस जो कि काफी डर चुके हैं और बस मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। और वो लोग, अभी एक इंसान कहता है मेरे रास्ते से हटो, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको कि मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। ये ह्यूमन काफी स्ट्रेंज है, पर जो भी हो सारे ह्यूमंस मेरे दुश्मन है, पर इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि मैं डेंजर फील कर पा रहा हूँ। मैं ये देख कर ही बता सकता हूँ, जस्ट लाइक वो मॉन्स्टर्स मेरी फादर, ये लोग डेंजरस था। मुझे ऐसा कोई भी ऑरा फील नहीं हो रहा है, लगता है मुझे इस जगह पर ही रुकना होगा। और यहाँ पर अगर कोई मेरा एनिमी बन भी गया तो फिर उन लोगों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा सामना कर पाए। तभी वो डॉक्टर कहता है तो चलो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम है हावंग बैंग और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ऊपर मेडिसिन ढूंढने के लिए गया था, तभी मैं तुम लोगों से मिला। तभी उसके बाद हारू कहती है तो फिर ठीक है अब मेरी बारी है। वो कहती है मेरा नाम है हारू। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा नाम है तुम्हारा बेटी, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तो तुम तो वर्चुअल स्कूल में पढ़ती हो, ये तो उसी स्कूल का ड्रेस है। तभी लड़की कहती है तो क्या तुम मेरे स्कूल को जानते हो? कहता है हाँ तुम्हारे स्कूल को कौन नहीं जानता, ये काफी फेमस है हमारे एरिया के अंदर। तभी वो मेंकटेटर देखते हुए कहता है फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, वो सॉरी मुझे माफ कर देना, तुम काफी डेंजर सिचुएशन के अंदर से गुजरे हो। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहता है मेरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि मुझे कभी अपने नाम से बुलाया ही नहीं गया, इसलिए मुझे अपना नाम नहीं पता। तभी डॉक्टर कहता है ठीक है अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, जब हम क्लोज हो जाएंगे तब हम खुलकर बातें करेंगे। तभी एक लड़का हमें डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है डॉक्टर चीजें काफी बुरी हो चुकी है। तो डॉक्टर सोचता है चीजें काफी बुरी होने वाली है, जैसे कि मैंने सोचा था इसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और इसका काफी ब्लड लॉस्ट हो चुका है। अगर ये थोड़ा और ब्लड लॉस्ट कर देता है तो फिर इसका मरना बिल्कुल तय है, इसलिए मुझे जल्दी से ये चीज करना होगा। हम देखते हुए अपने औजार को निकलने लगता है, इसके पास पूरा खजाना होता है अपने कोट के अंदर। वो कहता है चलो शुरू करते हैं। हमारा वेंकटेश सोचता है डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो कि लोगों को मदद करता है, यानी कि उनको ट्रीट करता है और उनके बदले वो पैसे लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने बुक के अंदर से पढ़ा था मेरे फादर को बिना बताए। मेगड़े कहता है तो फिर इस एपोकलिप्स के इस वर्ल्ड के अंदर तुम क्या देने वाले हो इस डॉक्टर को तुम्हारा ट्रीट करने के लिए? हम देखते उसके बाद से सारे लोग काफी शॉक हो चुके थे। वो डॉक्टर कहता है बच्चे तुमने मुझे गलत समझ लिया, इस सिचुएशन के अंदर जब दुनिया दवा होने वाला है तब मैं ये सब चीजों के बारे में सोच नहीं सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लोगों की मदद करना और मैं अपने काम को ही पूरा करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। तभी पेशेंट से कहता है डोंट वरी, क्योंकि मैं आज तक मेरे किसी सर्जरी के अंदर फेल नहीं हुआ हूँ और तुम्हारा ये सर्जरी भी बिल्कुल सही होने वाला है। तभी लड़का उसके गले लगते हुए कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, थैंक यू। तभी मेरे कहता है मुझे ये चीज पता नहीं चल रहा ये इंसान इसकी मदद क्यों कर रहा है, क्या ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, वे बिना किसी स्वार्थ से इस इंसान की मदद कर रहा है, और क्या ह्यूमंस ऐसा ही चीज करते हैं, लोग कैसे मदद करते हैं, क्या ही अजीब है ये लोग। तभी डॉक्टर से कहता है तुम बिल्कुल मूव मत करो वरना तुम्हारा ये चोट काफी गहरा हो सकता है। वो उस डॉक्टर की जब बैच की तरफ देखता है वो देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि ये एक एनिमल डॉक्टर है। वो कहता है चलो इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। ये बोलकर अपने सुई को तैयार करने लगता है। वो कहता है रुक जाओ। तभी डॉक्टर कहता है अगर मैं और रुक गया तो फिर तुम्हारे से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी वो कहता है तुम एक एनिमल डॉक्टर हो, तुम एक वेटरनरी हो, क्या तुम एक सर्जरी कर भी सकते हो? वो क्योंकि ह्यूमंस भी तो एक तरह के जानवर ही होते हैं, अगर मैं जानवरों का कर सकता तो फिर मैं ह्यूमंस का भी कर सकता हूँ। तभी वो लड़का पैनिक करते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ ऐसा मत करो। तभी वो कहता है तुम ऐसे हिलो मत वरना तुम्हारी सिचुएशन का भी बुरा हो सकता है, मुझे एनेस्थीसिया चाहिए। तभी लड़का कहता है हमारे पास इस सिचुएशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डॉक्टर कहता है हाँ मुझे मिल गया। ये बोलकर वो एक ईंट को उठाकर उसके सर के अंदर मार देता है। तभी हमें कहता है मैंने भी जो भी बोला मैं अपने बातों को वापस ले रहा हूँ, ह्यूमंस काफी डेंजरस होते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने बिल्कुल अच्छे किया और इसी से चले आकर वो लोग बिल्कुल बेकार है और बस टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कुछ है तो फिर ये पिक्चर, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। एक फोटो जो कि मेरे चाइल्डहुड के दौरान लिया गया था और एक नोट जहाँ पर लिखा हुआ है मेरी मदर अभी तक जिंदा है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास इनफ क्लूज नहीं है मेरे मॉम को ढूंढने के लिए। पर जब भी मैं इस फोटो की तरफ देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील होता है। इस फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है। इस बैकग्राउंड में जो पिक्चर यानी कि इन फूलों की पिक्चर मुझे दिख रही है, इन
फूलों के बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। मुझे दुनिया के हर एक फूल के बारे में पता है, पर ये कौन सा फूल है मैं आज तक पता नहीं लगा पाया। अगर मैं किताबों की मानूं तो किताबों के मुताबिक ऐसा कोई फूल अर्थ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं इन फूलों का पता लगा लूं तो फिर मदर के पास में पहुंच सकता हूँ। इसलिए मुझे किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जिनको इन फूलों के बारे में पता है। कोई इंसान मुझे पहुंचा सकता है मेरे मदर के पास। तभी हम एक मक्खी को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जा रहा होता है। फिर पहले की तरह हमारा मेन कैरेक्टर उस मक्खी को मसल कर उसे टेस्ट करता है। टेस्ट करते ही कहता है करवा, और भी ज्यादा करवा, ये पहले से भी करवा हो चुका है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पर्सन से कहता है बॉस हमने इन सभी को इकट्ठा कर लिया है। वो आदमी कहता है काफी बढ़िया, सभी को इस जगह पर लेकर आ जाओ। अगर कोई मना करे तो उसको अपने लैंग्वेज में समझा दो। तभी सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग इस जगह पर क्यों है, हमें बंदी क्यों बनाया गया है, हम लोगों को छोड़ दो। वीक लड़का चबर चबर करके अपनी जबान चलाते हुए कहता है बुड्ढे बास्टर्ड तू क्या पागल हो चुका है, सटिया चुका है, तू हम लोगों को ऐसे इकट्ठा क्यों कर रहा है, जा जाके अपना काम कर। हम देखते वो आदमी काफी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और उसके देखने से ही इस लड़के की सारी हैकरी निकल जाती है। मैं ह्यूमंस के माइंड के अंदर झांक कर दे सकता हूँ वो लोग अपने अंदर क्या छुपा रहे हैं, और मैं उन्हीं चीजों का यूज करते हुए सभी लोगों को अपने कंट्रोल में करता हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या है। तुम अपने आप को बाहर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, पर तुम्हारे अंदर तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो। तुम एक डरे हुए लड़के से कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने आप को बाहर से टफ दिखा रहे हो, पर तुम एक लूजर हो। वो लड़का कहता है मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं तुमको मार दूंगा। वो आदमी उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए कहता है तेरा ये एक्टिंग मेरे सामने चलने नहीं वाला। हम उसके आंखों के अंदर डर साफ साफ देख पा रहे होते हैं। वो आदमी कहता है यही तो वो चीज है जो कि मैं देखना चाहता था, और दिखा और दिखा, अपने असली सेल्फ को बाहर ला, तेरे अंदर क्या है चलो देखते हैं। तब इसके पीछे से उसकी सेक्रेटरी कहती है बॉस देखकर सा लग रहा है इस जगह से 3 लोग मिसिंग है, एक बूढ़ा आदमी, एक छोटा सा लड़का और एक लड़की, और एक इंजर्ड लड़का भी इनके साथ शामिल है। तभी पर्सन कहता है मैंने तुम लोगों से पहले ही बोल दिया था सभी लोगों को इस जगह पर गैदर होने को, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तभी वो लड़की डरती हुई कहती है बॉस को उस पागल भी के हाथों में दिया गया था, पर हम उसको लोकेट ही नहीं कर पा रहे तब से। तभी ये बॉस कहता है वो स्काउंड्रल कुछ ऐसा है जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है मैं उन लोगों को खुद अपने हाथों से ढूंढ कर लाऊंगा। तभी लड़की कहती है बॉस हम इस लड़के का क्या करें। वो आदमी कहता है इसको फेंक दो बाहर मॉन्स्टर के हाथों से खाने के लिए। वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि कह रहा होता है मैं कुछ दिनों से एक से ही नींद नहीं ले पाया क्योंकि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, पर अभी मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं चल रहा हूँ पर मैं अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा जमीन के अंदर। मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने अंदर निकल रहा है। नहीं उसने मुझे ऑलरेडी निगल लिया है। अभी एक पसीने का ड्रॉप उसके हाथों से होते नीचे गिरता है और तभी उसका नींद टूट जाता है। कहता है क्या एक ड्रीम था, पर ये चीज बहुत ज्यादा रियल फील हो रहा था, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता ये एक ड्रीम था। तो वो कहता है तुम कौन हो, तुम लोग कौन हो। कहता है अगर तुम 2 मिनट के अंदर इस स्टेशन के सेंटर में नहीं जाते तो फिर तुम्हें इस सेंटर से निकाल दिया जाएगा और मॉन्स्टर के हाथों से खिला दिया जाएगा। तभी एक चमचा कहता है अगर तुम अभी दौड़ कर नहीं जाते तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तभी आदमी कहता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था जब इसको बोलूंगा इसका रिएक्शन क्या होगा, पर ये तो मैं कहता है क्या तुम लोग मुझे इस जगह से निकालने वाले हो, तुम सभी ह्यूमन सेम हो, ये चीज मुझे पहले से ही पता था। तो चलो मुझे निकाल के दिखाओ लोगों के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, मुझे दिखाओ। क्या तू पागल हो चुका है, तू क्रेजी बास्टर्ड। तभी वो आदमी कहता है नहीं रुको, इस बच्चे को इसकी औकात दिखाते हैं, बच्चे मेरी तरफ देख। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बड़े बड़े आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है। वो आदमी जब हमारे मेन कैरेक्टर के सोल के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है उसको बस दिखता है अंधेरा अंधेरा और अंधेरा। इसका इतना ज्यादा डार्क था, इसके अंदर बस अंधेरा ही दिख रहा है। वो आदमी डरते हुए कहता है ये क्या है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी वो चमचा कहता है बॉस क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, बॉस आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे।
उसका बॉस कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी लड़का कहता है, जब बॉस ने तुझे 2 मिनट का टाइम दिया है तब जल्दी इस जगह से भाग, वरना तुझे क्या लगता है हम लोग मजाक कर रहे हैं। तभी हम वेंकटा कहता है, बस 2 सेकंड है, ये टाइम इनफ होगा तुम लोगों को मारने के लिए। लड़का कहता है, तू पागल बच्चे, तुझे क्या लगता है हम कोई चूतिया है? हाँ तुम लोग हो। ये बोलकर वो अपने चिक्कू को निकालने लगता है। उसका बॉस उसे रोकते हुए कहता है, तो ये मेगड़े कहता है, मेरा फोटो कहाँ गया? तो ये अनफॉर्चुनेटली वो फोटो उस इंसान को मिल चुका होता है। वो कहता है, बच्चे तू क्या ऐसी चीज को ढूंढ रहा है? मुझे नहीं लगा था मुझे कुछ ऐसा हाथ में आ जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखते हुए कहता है, अगर इस फोटो के अंदर एक स्क्रैच भी आया तो तू आज इस जगह से जिंदा वापस जाने नहीं वाला। मैं बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। तभी आदमी कहता है, अगर तू अब मेरे पास आया तो फिर मैं इस फोटो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह रुक जाता है और वो लड़का उसे पीटने लगता है। भाई अगर तू एक बार फोटो देख कर देख, तेरी खटिया खड़ी कर देगा। तो वो कहता है, तेरा वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत कहाँ पर गया? हैकरी निकल गई सारी। पर तू चिंता मत कर, हम इस फोटो का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी वो कहता है, मैं पागल हूँ बिल्कुल, मैंने रिकलेसली इसको हरा चुका था और मुझे ये पहले से ही पता था ह्यूमंस मोस्ट से ज्यादा डेंजरस है। तभी लड़का कहता है, बॉस हम इस लड़के का क्या करें? क्या हम इसको एक्सपेल करते? वो आदमी कहता है, नहीं इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये बच्चा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। इसलिए अब हम इस लोगों को, अगर हमने इस फोटो को अपने हाथों से जाने दिया तो फिर हम में से कोई भी, हम बस अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे और मैं इस फोटो की जिम्मेदारी तुमको दे रहा हूँ। इस फोटो को अगर कुछ भी हुआ तो समझ लेना तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो वो कहता है, क्या हमें तुझे जाने की कोई जरूरत है इस छोटे से फोटो के लिए? ये लड़का हमारा करी क्या लेगा? वो आदमी कहता है, जैसे तुझे ऑर्डर दिया गया है बस उतना ही कर, ज्यादा दिमाग मत चला। अगर मैं भी सोच कर देखूं, जब मैंने उस लड़के के आंखों की तरफ देखा था, यानी कि उसने मेरे आंखों के अंदर देखा था, तब मेरे अंदर से मेरी आत्मा ही निकल चुकी थी। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ बॉस ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब तक मेरे पास ये फोटो है, ये लड़का मेरा एक बाल भी बेकार नहीं पाएगा। तभी उस रूम के अंदर वो लड़की आ जाती है, कहती है, तुम क्या कर रहे हो? हम देखते हुए आदमी कहता है, हाँ खैर मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा तुम्हें ढूंढने के लिए, जल्दी से स्टेशन के पीछे भी जा जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है। तो वो मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? और अपना हाथ बढ़ाती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को दूर खिसकाते हुए कहता है, मुझे एक ह्यूमन की हेल्प नहीं चाहिए। तो वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी और मेरा नाम कोई ह्यूमन नहीं है, मेरा नाम है हारू। मैंने तुम्हें ये चीज पहले ही बताया था। तो मेन कैरेक्टर कहता है, हारू क्या ये बेकार नाम है, मुझे तुम जैसे ह्यूमंस की कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करो। उसके बाद हम देखते उस डॉक्टर को, जो कि कह रहा होता है, हारू क्या तुम्हारे और इस जेंटलमैन के बीच कुछ हुआ है? हारू कहते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस एक ऐसे पर्सन के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी जिसने कि कभी किसी से बात ही नहीं किया, ये चीज बिल्कुल बेकार है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मैं भला किसी ह्यूमन का हाथ क्यों पकड़ूं? तभी उसको अपने बाप की बात याद आ रही होती है। उसका बाप कह रहा होता है, अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई ह्यूमन तुम्हारे पास आने की कोशिश करे या फिर तुमसे हाथ बढ़ाने की कोशिश करे, पर समझ लेना ये तुम्हारा एनिमी है। तभी वो उस लड़की को नोटिस करता है जिसने कि इसका फोटो लिया था। वो कहता है, वो रहा बास्टर्ड साला, मैं उसके पास से मेरा फोटो बिल्कुल आसानी से ले सकता हूँ, पर उसने अगर रिएक्ट कर तो फिर वो मेरे फोटो को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वैसे अगर उसने फोटो को हिस्सों में बांट भी दिया तो फिर मैं उसे उसको जोड़ सकता हूँ, पर हाउएवर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आखिरकार यही वो लास्ट चीज है जो कि मेरे पास बेसमेंट से है, मैं इसको इस तरीके से बर्बाद होते हैं नहीं दे सकता, इसलिए मुझे बस सही मौके का इंतजार करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को इस जगह से नहीं निकालूंगा इस लड़की की तरह, और तुम लोगों को खाना भी मिलेगा मुझे फॉलो करने पर। तुम लोगों को बस मेरे ही ऑर्डर को मानना है, और जो भी लोग इस चीज से इनकार करते हैं मैं उन लोगों को इस लड़की की तरह ही इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा मुझे फॉलो करने के लिए, पर मेरा एब्सोल्यूट है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लोग जाने लगते हैं उसकी तरफ। इसी सिचुएशन के अंदर हमारा डॉक्टर सोच रहा होता है, जैसा कि सदियों से चलता आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक लोगों के ऊपर राज करेगा और ये चीज अब तक लागू है। पर जो भी हो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है पेशेंट की मदद करना। अगर मैं इन लोगों की तरफ चला गया तो फिर मैं बस इन लोगों के ही आदमियों को मदद कर पाऊंगा, इसलिए मैं इन लोगों की तरफ नहीं जाने वाला। तभी हारू कहती है, मैं इन लोगों की तरफ कभी नहीं जाने वाला। वो डॉक्टर होश में आते हुए कहता है, पागल लड़की तू क्या बक रहा है, तुझे क्या पता भी है अगर तू उन लोगों की तरफ नहीं जाएगी तो वो लोग तेरे साथ क्या करेंगे, वो तुझे मार देंगे।
तभी आरू कहती है, डॉक्टर मुझे लगता है मैं बस अकेले नहीं हूँ जो कि उन लोगों की तरफ जाने लगते हैं, जाना नहीं चाहती। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूडेड हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस तरफ जाना नहीं चाहते, और एक लड़की तो सो भी रही होती है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है एक लड़की को जो कि हमें डॉक्टर के साथ टकरा गई थी, ना मांगकर ऊपर से डॉक्टर के नाक के ऊपर काट लेती है। वो कहती है ये मेरे फादर नहीं है। मैं सच बात बोलूं, ये लड़की असल में मेरी बेटी नहीं है। हम मिल चुके थे जब हम भाग रहे थे। देखकर ऐसा लगता है इसके मम्मी पापा से ये अलग हो चुकी है। कर ऐसा लगता है जब तक मैं उसके मम्मी पापा को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं ही उसका गार्जियन हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि उस रूम के बाद जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर दोनों लोग उसको रोकते हुए कहते हैं, ए बच्चे, हमारा बॉस का ऑर्डर है, जो भी इस रूम से निकलने की कोशिश करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या अब भी तू इस रूम से निकलना चाहेगा? बच्चे सोचना, सब बिल्कुल भी मत सोचना, तू बच्चा है इसलिए हम तुझे छोड़ देंगे। हम बहुत कमीने हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बस एक ही बात कहता है, कहाँ पर है वो कमीना। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि कह रहा होता है, सभी अपना रेशन ले लो और सभी लोगों को अपने को चेक करवाना होगा। तभी लड़की कहती है, हमको इतना कम खाना क्यों दिया जा रहा है? हमारा खाना जरूर से उन लोगों से काफी कम है, ये तो नाइंसाफी हो रहा है। तभी वो कहता है, ये हमारे बॉस का रूल है, तुम लोग इस कमरे के अंदर बंद हो, कोई काम नहीं कर रहे, तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जो भी मिल रहा है ये काफी ज्यादा है, और वैसे भी तुम लोग को ज्यादा खाने की जरूरत ही क्या है, तुम तो कोई काम करते ही नहीं। उसके बाद हम देखते एक पर्सन को जिसको कि खाने का खुशबू सूंघकर उसका नींद टूट जाता है। वो इंसान कहता है, खाना, मैंने अभी कुछ खाना स्मेल किया है, वो काफी ज्यादा टेस्टी मुझे लग रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों पर्सन को जो कि बात कर रहे होते। फाइनली ये चीज ओवर हुआ। और वैसे क्या तुम उस पर्सन के बारे में जानते हो? वही जिसको कि हम बॉस का लेफ्ट हैंड मैन बोलते हैं। क्या वो पर्सन? वो तो देखने से ही खतरनाक लगता है। मैंने सुना है उसका निकनेम चिकन कॉम्बो है। वो तो बॉस के बात कभी ठीक से नहीं मानता और जो मर्जी वही करता है। और मुझे लगता है इस जगह पर भी एक रीजन होगा जिस वजह से उसको बॉस का लेफ्ट हैंड मैन बोला जाता है। वो लोगों को रूथलेसली किल करता है, वो भी अपने मुंह के ऊपर एक स्माइल रखकर। वो पर्सन सच में डेंजरस है। तभी दूसरा पर्सन कहता है, क्या सच में? तो कहता है, हाँ, तुमको भूल कर भी उसको बॉदर नहीं करना। अगर वो परेशान हो गया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा हम सोच नहीं सकते। उसके हाथों से मरने से बेहतर यही होगा तुम मॉन्स्टर से मारे जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है एक बच्ची, वही बच्ची वो इस आदमी के साथ टकरा गया था, यही थी। वो पर्सन एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, बच्ची, ऐसे ही जगह पर घूमना और दौड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जरा सावधान रहना होगा। तुम्हारी वजह से मेरा कपड़ा भी गंदा हो चुका है, जल्दी से बच्ची मेरे साथ आओ। तभी हमें दिखाया जाता है तो पर्सन को जो कि कह रहा होता है, उस तरफ देखो, वो पर्सन इस तरफ ही आ रहा है। क्या उसका नेक्स्ट शिकार एक बच्चा है? देखो देखो, जैसा कि मैंने बोला था ये पर्सन वैसा ही रूथलेस है। इसका नेक्स्ट शिकार एक बच्ची है। पर रुको, वो इसी तरफ क्यों आ रहा है? नहीं, इस तरफ मत आओ, दूसरी तरफ जाओ। तभी वो उनके पास आते हुए कहता है, लोगो, मुझे खाना चाहिए इस बच्ची के लिए। तभी पर्सन कहता है, लेकिन हर इंसान को बस एक ही प्लेट मिलता है। तभी वो कहता है, तो फिर मेरा खाना तुम इसे दे दो। तभी वो उस बच्चे को खाना देते हुए कहता है, ये लो बच्ची खाना। तभी वो लोग सोच रहे होते हैं, ये इस बच्चे को खाना क्यों दे रहा है? रुको, मुझे तो मत बोलना ये वो चीज करने वाला है, ये इस बच्चे को खाना खिलाने के बाद मारने वाला है। कितना ज्यादा रूथलेस है ये। तभी इस बच्चे का गार्जियन उसके पीछे से आते हुए कहता है, क्या इस बच्चे ने कुछ गलत कर दिया? बच्ची, तुम मेरे पीछे ही रहो, अगर इस बच्चे ने कुछ गलत किया है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, मुझे माफ कर दो। तभी वो इंसान गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे एक्शंस के ऊपर सवाल उठा रहे हो? तभी मनी मैन गार्डियन सोचने लगता है, ये इंसान चाहता क्या है? ये रूथलेस डीमन बास्टर्ड, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। वो कहता, नहीं, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, चलो इस जगह से चलते हैं। हम देखते हो बच्चे उसकी तरफ देखती है और वो उस बच्चे को देखकर भी एक स्माइल कर देता है। मुझे तो यार किसी भी एंगल से ये पर्सन बुरा नहीं लगता। यार तुमको क्या किसी भी एंगल से ये पर्सन बुरा लगता है? तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखा जाता है एक औरत को जो कि कह रही होती है, क्या उस जगह पर कुछ हो रहा है? मुझे तो देखकर लग रहा है उस जगह पर जरूर से कुछ सर्विलेंस हो रहा होगा। तभी लड़की कहती है, हाँ जरूर, मुझे वैसा लगता है। तभी हम दिखा जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है उस बास्टर्ड को ढूंढकर मार देना चाहिए। तभी वो उस लड़की की तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही अपना चेहरा घुमा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखा जाता है रात का सीन जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं।
वहीं पर हम देखते उसी औरत को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बैठती है। वो उसको टच करने ही वाली थी, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथों को पकड़ लेता है। तो वो कहती है क्या तुम जागे हुए हो? हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम इस जगह पर क्या करने आई थी? क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी? तो वो कहती है ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो कहती नहीं, मैं तुमको चोट पहुंचाने नहीं आई थी, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। तो वो कहता है क्या बात? तुम मुझसे बात करना चाहती थी? तो वो लड़की कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या तुमने इससे पहले कभी बात नहीं किया? वो कहता है मैंने बात किया है कि नहीं किया है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अपने अगर मैं इस चीज को अच्छे से सोच कर देखो, तुम हमेशा लोगों से दूर क्यों भागते हो? क्या तुम्हें दूसरे लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है या फिर तुम एक शाई बच्चे हो? तो वो कहते तुम बकवास कर रही हो, मेरे पास कोई रीजन नहीं है मेरे दुश्मनों के साथ बात करने का। तो वो कहती है एनिमी? वो कहता है हाँ, इस जगह जितने भी लोग हैं अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए इस जगह के सारे ह्यूमंस मेरे दुश्मन हैं और भला मैं फालतू में क्यों मेरे दुश्मनों के साथ बात करने जाऊँ? तो वो लड़की कहती है लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हारी वजह चोट पहुंचाने का। हाँ मैं कहता है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहते ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन क्या तुम उस लड़की के साथ दोस्ती कर सकते हो? हारू नाम की उस लड़की के साथ? तो वो कहता है रिकॉन्सिल? उसका मतलब क्या है? मेरी फाइट कभी उस ब्लोंड हेयर वाली लड़की के साथ हुआ ही नहीं, तो मैं किस बात का सुलह करूं? तो फिर क्या तुम उसे दोस्ती नहीं कर सकते? मैं कहता है दोस्ती? ये लड़की मेरे नजर में दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है, ये भी औरों के जैसी है। तभी सोचती है ये बच्ची, इसको लगता है दूसरे लोग इसके आवाज को नहीं सुन सकते। तभी वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है इस लड़की को ऐसा लगता है दूसरे लोग इसके बातों को नहीं सुन सकते। ये हर रात रोती है अपने ब्रेथ को रोक कर और ये सिलसिला पूरी रात तक चलता रहता है। मैं इसको कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन मैं इसे बैठे भी नहीं दे सकती। वो हॉर्मोन कैसे कहती है उसके साथ जरूर से कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मैं मानता हूँ इस बेसमेंट के सारे लोग बिल्कुल सेम हैं, लेकिन तुम जो कि उसके सेम एज के हो, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो अमेगडे कहता है कितना रेकलेस है ये, रोना जो कि कुछ ऐसा है जो कि कमजोर लोग करते हैं। अगर तुम्हें इस एपोकलिप्स के अंदर सरवाइव करना है तो तुम जितने टाइम तक रोग रहे हो उससे ये बेहतर होगा तुम एक और प्लान बना लो सरवाइव करने का। तभी कहते क्या तुम कभी भी सैड नहीं हुए हो? क्या तुमने कभी भी अपने किसी करीबी को नहीं खोया है? नहीं, कभी नहीं, और ऐसे फ्यूचर में भी कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दुखी ना होना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है ही नहीं। ये चीज काफी ज्यादा लोनली दिख रहा है। तो वो कहती है लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर तुम कभी मर जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए दुखी होंगी। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी मरने नहीं वाला, और तुम अगर मर जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भी रोने नहीं वाला। तो वो कहते कितना कोल्ड है ये। ठीक है, हमने काफी ज्यादा बात कर ली, लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर लिया है, मुझे माफ कर देना। ह्यूमन थी ये। तभी वही ऑरेंज हीरो वाली लड़की कहती है मुझे थोड़ा सोने दो यार।